Hello बच्चों, let us read the question first. A magnetic compass needle oscillates 30 times per minute at a place where dip is 45 degree and 40 times per minute where dip is 30 degree. Okay. If B1 and B2 are the respectively the total magnetic field due to the earth at the two places, the ratio B1 B2 is given by. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल है जो ऑसिलेट करती है एट द टू प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो एक जगह पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 30 टाइम्स पर मिनट और दूसरी जगह जो उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 40 टाइम्स पर मिनट। साथ में दो जगहों पे एंगल ऑफ डिप भी हमसे बताया गया है। तो हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो एट द टू पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 ऑब्लिक B2 हमें निकालना है। तो की पॉइंट फिर से नोट करते हैं। की पॉइंट से ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी गिवन कंडीशंस क्या क्या है। अगर मैं गिवन कंडीशंस पे फोकस करूं, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, लेकिन जहन में रहना चाहिए कि दीज बोथ पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो पॉइंट ए पे जब हम बात करेंगे इस पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हम खुद ही मान लेंगे दैट इज़ 30 टाइम्स ऑसिलेशंस पर मिनट। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ की बात की जाए फ्रीक्वेंसी, दूसरे पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मान लेते हैं लेट अस सपोज F2 दैट इज़ 40 टाइम्स पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप हमसे दिया गया है θ1 जिसको मैं एंगल ऑफ डिप कह रहा हूँ, that angle of dip is given, θ1 is given as 45 degree at point A. Similarly θ2 another angle of dip जो पोजीशन B पे दिया गया है उसको मैं एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कह रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप that is given as 30 degree. Now see the scenario, what happened? आपके पास दो पॉइंट्स थे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल थी। पॉइंट ए पे जब हम उसको देख रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी 30 ऑसिलेशंस पर मिनट थी। पॉइंट बी पे जब हम देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 40 ऑसिलेशंस पर मिनट बन रही है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है मैग्नेटिक नीडल की जो है चेंज हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर एंगल ऑफ डिप की बात की जाए, एंगल ऑफ डिप जो है एट द टू पोजिशंस वो कम हो रहा है। पहले 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप था, अब 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स लेट सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड B1 रखता हूँ, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड B2 रखता हूँ। तो इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, बट वी नो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी इस मैग्नेटिक कंपास नीडल की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसका हमेशा हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये एक जनरल फार्मूला है जिसको हमने यूज़ करना है दोनों जगहों पे। पॉइंट ए पे भी मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूँ, पॉइंट बी पे भी मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के केस में क्या हो रहा है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो दोनों जगहों पे कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। तो क्या मैं इस फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ जो इस मैग्नेटिक कंपास नीडल की है उसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज़ द magnetic field is the component of the magnetic field which is along the horizontal axis.
अगर मैं इस तरह यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे जनरल अर्थ की एक सरफेस बना लूँ। इस अर्थ की सरफेस पे अगर मैं जनरल एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ यहाँ की ओर, लेट अस सपोज ये मेरा एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसकी ओर इस डायरेक्शन की ओर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ओर। तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ BH, इसी को मैं नाम बोलता हूँ B cos थीटा। तो यहाँ से जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो B sin थीटा, उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने BH लिखा, लेकिन असल में जो BH है हमारा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हमें cos थीटा लेना है, यानी B cos थीटा। अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं यहाँ पे BH लिख रहा हूँ कि BH इज इक्वल टू B cos थीटा। लेकिन जब मैं B1 के लिए लिखूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू B1 cos ऑफ थीटा 1। B2 के लिए लिखूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू B2 cos ऑफ थीटा 2। तो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और इस चीज़ को आप सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी F1 बन गई, दैट F1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B1 cos ऑफ थीटा 1 यानी एंगल ऑफ डिप। लेकिन जो मेरा B1 है वो मुझे ऑलरेडी दिया गया है। ऑलरेडी मुझे B1 पता है कि B1 जो है ऑलरेडी मुझे पता है कि जो फ्रीक्वेंसी F1 है दैट इज़ 30 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि जो मेरा F1 है दिस इज़ इक्वल टू 30 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो क्या मैं F2 को सिमिलरली लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ B2 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वही मैं लिखूंगा B2 cos ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos ऑफ थीटा 2 और ये होगा बराबर 30 से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई थी 40 तक, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानूँ। दिस इज F1 अपॉन F2। कैन आई राइट हियर this is under root of B1 cos of theta 1 under root of B2 cos of theta 2। तो ये बराबर है लेकिन 30 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ पे 0 0 कैंसल। तो अगर मैं इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से B1 cos ऑफ थीटा 1 B2 cos ऑफ थीटा 2, यहाँ से बन जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो B1 अपॉन B2 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 9/16 cos थीटा 2 यहाँ चढ़ जाएगा और cos थीटा 1 यहाँ आ जाएगा। Now putting the values B1 by B2 will be equal to, that will be simply equal to, यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे पहले, हाउ मच इज द cos थीटा 2। थीटा 2 कितना था हमारा, वो हम देख सकते हैं, हमारा थीटा 2 था 30 डिग्री और थीटा 1 था 45 डिग्री। थीटा 2 जो था दैट इज 30 डिग्री cos 30 डिग्री, थीटा 1 था हमारा cos ऑफ 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को मज़ीद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दिस इज B1 अपॉन B2, दिस विल बी इक्वल टू 9/16 cos ऑफ 30 डिग्री। हाउ मच इज cos 30 डिग्री, cos 30 इज अंडर रूट 3/2। हाउ मच इज 1 upon cos of 45 degree, this is 1/√2, cos 45 degree is 1/√2, तो √2 ऊपर चढ़ जाएगा इधर। Finally the answer comes out to be this is 9/32 into √6। Once we solve it the answer comes out to be equal to approximately equal to 0.7। So this is the final answer of this question. Hope you understood this question very well. Thank you.